आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो कंपनी एक वक्त पर पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री पे राज करती थी, अब वो पूरी गायब सी हो गई। हेलो भाई, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम पर्व है एंड आज अपन बात करने वाले हैं नोकिया कंपनी की केस स्टडी। हम बात करने वाले हैं कैसे एक पेपर बनाने वाली कंपनी ने पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री पर राज करा और कैसे उसका डाउनफॉल हुआ और एक ऐसा हिडन सीक्रेट जो नोकिया के पास है जो उसको वापस से उसी बुलंदियों पर लेकर ला सकता है। तो शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री से। यार, नोकिया स्टार्टिंग से ही कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री नहीं थी, वो एक पेपर इंडस्ट्री थी जो कि रबर के फैक्ट्री के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। फ्रेडरिक आइडस्टैम इसके पीछे मेन कारण, पूरी कंपनी के पीछे मेन कारण यही बंदा है। इन्होंने इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। स्टार्टिंग में एक पेपर फैक्ट्री थी जो कि 1865 फिनलैंड के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। तो नोकिया का स्टार्ट कब हुआ था भैया? 1865। यार, ये फिर रबर के प्रोडक्ट्स बनाने लग गई और अब देखते देखते भैया टेलीकॉम इंडस्ट्री पर राज कर गई। इसने मोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखा था 1981 के अंदर। जी हाँ, 1981 के अंदर इसका फर्स्ट इंटरनेशनल सेल्युलर फ़ोन आया था मोबिरा ब्रांड के नाम से। जी हाँ, मोबिरा और इनका हुआ था कोलैबोरेशन। तो मोबिरा और नोकिया का कोलैबोरेशन हुआ था, तो नोकिया मोबिरा के कई सारे मॉडल्स निकले थे। तो 1981 में शुरुआत हुई थी इसके चीज़ की। तो हम देखने वाले इस वीडियो के अंदर कैसे पेपर फैक्ट्री, रबर फैक्ट्री कंपनी एक मोबाइल इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, एक शॉकिंग फैक्ट तो मैं बताता हूँ कि उस वक्त पर नोकिया कंपनी पूरे फिनलैंड की एक मेजर इकोनॉमिक पार्ट था। तो ये जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि एक कैसे एक इतनी बड़ी कंपनी बिल्कुल डाउनफॉल में चली जाती है। यार, अब बात करते हैं कि नोकिया ने कौन कौन से फ़ोन्स निकाले, क्या क्या उन्होंने एडवांसमेंट करा। बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहली चीज़ भैया 1982 में, क्योंकि मैंने कहा था शुरुआत हुई थी नोकिया और मोबिरा के कोलैबोरेशन से, तो उन्होंने नोकिया मोबिरा सेल्टन निकाला था जो कि एक कार फ़ोन था। एंड अगर तुम इसका भैया वेट जानोगे तो तुम हो जाओगे शॉक। जी हाँ दोस्तों, 10 किलोग्राम का ये मोबाइल था। तो इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, थोड़ा सा क्या, बहुत मुश्किल होता था। फिर 1984 के अंदर भैया यहाँ पर एक फ़ोन निकाला गया था, नोकिया मोबिरा टॉकमैन। ये आपका ट्रांसपोर्टेबल फ़ोन था। तो भैया ये कितने किलो का था? यार, ये ट्रांसपोर्टेबल फ़ोन आपके 5 किलो का था, जो भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन 1987 के अंदर भैया नोकिया मोबिरा सिटी में निकाला था और ये केवल 800 ग्राम का था। तो आप देख रहे हो, 10 केजी से 5 केजी एंड नाउ 800 ग्राम। यहाँ पर उन्होंने बहुत एडवांसमेंट करा। देखो, एक मिथ है नोकिया के बारे में कि नोकिया ने चेंजेस नहीं करे। ये बिल्कुल गलत है। इस वीडियो के अंदर तुम्हें ये मिथ को भी मैं आपको बस्ट करने वाला हूँ, एंड तक देखना। अच्छा, अब 1991 के अंदर भैया कमाल हो गया जब हेली होल्केरी, कौन है ये हेली होल्केरी? पीएम ऑफ फिनलैंड ने भैया फर्स्ट जीएसएम कॉल किया। फर्स्ट जीएसएम कॉल करा नोकिया के फ़ोन से। तो आप देख सकते हो इसकी पॉपुलैरिटी कितनी भयंकर बढ़ गई हो गई। अब 1992 के अंदर 1011 हैंडसेट भैया यूरोप एंड यूएस मार्केट में भैया पूरा का पूरा फ्लरिश कर गया था। भयंकर तबाही इसने मचा दी थी। एंड 1994 के अंदर मॉडल 2100 भैया फर्स्ट फीचर फ़ोन बन गया था। इसमें कई सारे फीचर्स लगाए थे, ब्लूटूथ एंड एक्सेट्रा फीचर लगाए गए थे। नाउ एक स्टैट निकाला गया था कि 50 मोस्ट सेलिंग फ़ोन्स क्या थे, उसमें से टॉप 20 नोकिया के फ़ोन ही होते थे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या कि 2003 और 2005 के बीच में
जो समय था वो बहुत क्रूशल समय था। क्यों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर भैया लॉन्च हुआ था 101 मॉडल एंड 1110 मॉडल, एंड भैया इन्होंने कर दी थी तबाही, क्योंकि 1011 मॉडल ने अकेले 250 मिलियन हैंडसेट्स यानी 250 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स बेच दिए थे। बात करते हैं 2007 तक भैया, 2007 तक 50% फ़ोन यानी कि हर दूसरे बंदे के हाथ में नोकिया का फ़ोन ही मिलता था। तो इस तरह कैसे नोकिया ने अपनी सुप्रीमेसी यहाँ पर दिखा रखी थी। अच्छा, अब बात करते हैं द स्ट्रेंथ्स ऑफ नोकिया, यानी नोकिया की क्या क्या स्ट्रेंथ्स थी, कहाँ पर नोकिया बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाता था एंड इसलिए ही लोग नोकिया को प्रेफर करते थे। सबसे पहली चीज़ कि ड्यूरेबल फ़ोन, यार उनके फ़ोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते होंगे। यार आपने लोग जो तो सुना ही होगा कि नोकिया का भैया 3310 अगर ज़मीन पे गिर जाए तो ज़मीन को खतरा होता है। अच्छा, इनका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर था, स्ट्रॉन्ग बैटरी थी, ब्रांड ट्रस्ट तो भैया बन ही चुका था, उन्होंने गुडविल अपनी डेवलप कर ली थी। ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर था, यानी हर जगह ही नोकिया का फ़ोन पहुंच जा रहा था और इजी टू यूज़ था। अब हमने देखा कि नोकिया ने कितना अच्छा काम कर रहा है, इन्होंने इतने सारे मॉडल्स निकाले, इतनी सक्सेस मिली, इसकी ये स्ट्रेंथ थी। लेकिन ये डाउनफॉल क्यों हुआ, प्रॉब्लम क्या थी, अब इसको थोड़ा सा ढंग से समझना क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, नोकिया एक स्पीड कार थी, एक भयंकर स्पीड कार जो कि भयंकर तरीके से निकल रही थी, मगर प्रॉब्लम क्या आ गई, नोकिया इतना बड़ा मॉडल बन गया, इतना बड़ा ब्रांड में बन गया कि वो सुपर कार से ट्रक बन गया। अब जब ट्रक बन गया तो उसकी जो लीननेस थी, यानी वो आराम से फ्लेक्सिबल था, चेंजेस कर पा रहा था, वो अब पॉसिबल नहीं था। वो फ्लेक्सिबिलिटी उसने खो दी थी, यानी कोई भी चेंजेस जल्दी करना बहुत मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि नोकिया ने चेंजेस नहीं कर रहे थे, नोकिया ने टाइम पे चेंजेस करे थे, बट शायद वो थोड़ा सा लेट हो गए और जब तक वो चेंजेस करके लाए कुछ नया आ गया। तो क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं थे, क्योंकि वो मोटे थे, क्योंकि वो बड़े थे, इसलिए वो जल्दी फ्लेक्सिबल चेंजेस नहीं ला पाए। अच्छा, हुआ क्या था समझते हैं। 2008 के अंदर 468 मिलियन हैंडसेट बेचे गए थे नोकिया के द्वारा। अब क्या हुआ कि यूरोप एंड यूएस मार्केट में किसकी एंट्री होती है, एंड्रॉयड की एंट्री होती है। तो अब एंट्री होती हुई है एंड्रॉयड एंड गूगल। तो एंड्रॉयड और गूगल की एंट्री होती है एंड जितने तेज़ी से नोकिया ने अपने प्रोडक्ट्स बेचे थे उनकी सेल्स यहाँ पर ठप हो गई। एंड अगर तुम्हें बताओ तो भैया, अगर कोई चेंज यूरोप एंड यूएस में आते हैं तो उसको एशियन मार्केट में आने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर उनको भैया मिल गया था सिग्नल कि उनको चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि एशियन मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी तो वो अच्छा कर रहे थे एशियन मार्केट के अंदर, लेकिन उनको यहाँ से सिग्नल मिल गए थे कि भाई एंड्रॉयड और गूगल आ रहा है, उनसे हमें बचना ज़रूरी है, तो चेंजेस करना ज़रूरी था। मगर उन्होंने यहाँ पर चेंजेस नहीं करे। उन्होंने देखा कि भैया छोड़ो, यूरोप यूएस में गया, लेकिन एशिया में हमारे बहुत अच्छी बढ़त है, लेकिन उन्होंने यूरोप एंड यूएस में भी बढ़त खो गई और एशियन मार्केट में भी बढ़त खो दी। अच्छा, अब हुआ क्या था कि भैया एशिया और यूएस मार्केट के अंदर एक चीज़ आई थी। क्या आया था भैया, एक नया चीज़ लेकर आया था। कौन? सैमसंग एंड मोटरोला। यहाँ पर सैमसंग एंड मोटरोला यहाँ पर आके जो मेन कॉम्पिटिटर है नोकिया के, वहाँ पर आगे, तो ये दोनों लेके आए भैया फ्लिप फोन्स। तो ये दोनों फ्लिप फोन्स लेके आए एंड यहीं से ही नोकिया का डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि एंड्रॉयड आ गया था, गूगल आ गया था,
फ्लिप फ़ोन आ गए थे, सैमसंग और मोटोरोला बहुत तेज़ी से एडवांस कर रहे थे। अच्छा, अब चाइना मोबाइल हब है, उनकी स्पीड भयंकर है। तो जो प्रोडक्ट्स नोकिया सोचता था कि मैं फ्लिप फ़ोन लेके आऊँगा, सैमसंग और मोटोरोला वाले बोलते थे ये लो भाई हम लेके आ गए। यानी कि नोकिया उतनी तेज़ी से रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पा रहा था जितनी तेज़ी से उसको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत थी। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा समझना चाहिए यहाँ पर 3 टायर्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो यहाँ पर 3 टायर्स को समझते हैं हल्का सा। तो यहाँ पर 3 टायर्स क्या है भैया? हाई एंड, नेक्स्ट मिड रेंज, थर्ड लो रेंज। अब हाई एंड में ये पीछे छूट जाते थे, ये हाई एंड में पीछे छूट जाते थे। मिड रेंज में आपके यहाँ पर एंड्रॉयड का इकोसिस्टम बन गया था, जो अलग अलग कंपनी मोटोरोला, सैमसंग, ये लोग एंड्रॉयड लेके आ गए थे। तो भैया नोकिया एंड्रॉयड क्यों नहीं लेके आया? नोकिया एंड्रॉयड इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि नोकिया चिपका हुआ था उनके ओएस, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन से। हल्की से बात करते, थोड़ी देर बाद बात करते हैं इसके ऊपर। एंड लो रेंज यानी कि कम प्राइस में सामान। तो ये यहाँ पर चाइना को कौन हरा सकता है मुझे बताओ? चाइना के पास अलग प्रोडक्शन लेवल है। तो यहाँ पर भैया हाई एंड में पीछे छूट जाते थे, मिड रेंज पे सैमसंग, मोटोरोला, एंड्रॉयड, गूगल आ गए। यहाँ पर भैया चाइना को कोई हरा नहीं सकता। तो यहाँ पर भैया बुरी तरीके से नोकिया फेल होता दिख रहा है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर अब एप्पल फ़ोन की भी एंट्री हो चुकी है, आईफोन की एंट्री हो चुकी है। तो भैया आईफोन, एप्पल वाले आईफोन बात करते हैं इसके ऊपर, सैमसंग बात करते हैं इसके ऊपर। तो भैया इसके बाद क्या थे, नहीं यहाँ पर बात करते हैं हल्का सा नोकिया के बारे में। तो आईफोन iOS पे चलता है, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। सैमसंग एंड्रॉयड पे चलता है, आपका नोकिया सिम्बियन OS ऐसे चलता है। iOS एंड एंड्रॉयड पे ऐप बनाना ईजी था, ईजी टू बिल्ड ऐप, एंड लोगों को भी ये सॉफ्टवेयर थोड़े से ईजी टू यूज़ लगे। उनको लगा कि हाँ यार यहाँ पर यूज़ करना इनको काफ़ी आसान है, आसानी से सीख सकते हैं, तो उन्होंने इसको प्रेफर करा। तो अब क्या हुआ, आईफोन iOS पे कितने ऐप आ गए भाई? यहाँ पर 30 लाख ऐप आ गए। एंड यहाँ पर भैया यहाँ पर 3 लाख ऐप आ गए, यहाँ पर भी भैया 1.25 लाख ऐप आ गए। मगर यहाँ पर कितने ऐप आए? केवल कुछ 20,000 से भी कम ऐप्स आ पाए। तो सिंपल सी बात है भैया, अगर किसी को आईफोन पे ज़्यादा ऐप दिख रहे हैं, ज़्यादा फीचर्स दिख रहे हैं, तो आईफोन पे ही कोई बंदा शिफ्ट करेगा, ना कि नोकिया पर। ठीक है। तो यहाँ पर एक और समझने लायक चीज़ है कि जो आपका ओनर है यानी कोई कंपनी, आपका कोई डेवलपर है और आपका मैन्युफैक्चरर है। भाई क्या क्या है समझो यहाँ पर ज़रा। क्योंकि कंपनी, डेवलपर जो ऐप बना रहा है, मैन्युफैक्चरर यानी आप खुद। तो भैया तीनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन नोकिया भैया, नोकिया अपना सिम्बियन OS के साथ चिपका हुआ है। तो सब लोग ही यहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे एंड्रॉयड पर। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि भैया वो सिम्बियन OS से चिपका रहा, वो एंड्रॉयड और आईफोन के खतरे को समझ नहीं पाया। बात करेंगे बिल्कुल, एक मैं आपको इस पवेलियन में बताऊंगा क्या क्या गलतियाँ करी। अब हल्की सी स्टोरी समझते हैं भैया कि नोकिया ने और क्या क्या गलतियाँ करी। देखो नोकिया ने अब क्या करा, बहुत सारे ले ऑफ्स करे। ले ऑफ मतलब यानी उन्होंने लोगों को जॉब से निकालना शुरू कर दिया। और इसी वक्त पर भैया आपके आए न्यू CEO। एंड यहाँ से तो भैया नोकिया के बहुत बुरे दिन आ गए। कौन नए CEO थे? स्टीफन
एडोब ये आपके मेन विलन थे पूरे स्टोरी के। यार ये ना माइक्रोसॉफ्ट के हेड थे, तो इसलिए उनको यह नोकिया कंपनी का नाम लगाया गया। तो ये आते हैं और बोलते हैं कि चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये क्या बोलते हैं? चेंजेस आर टू बी ब्रॉट। चेंजेस लाने पड़ेंगे, बाज़ार आगे निकल चुका है, हम सिम्बियन ओएस के साथ नहीं चिपके रह सकते। तो भैया यहाँ पर एक मिथ हटता है कि इन्होंने चेंजेस नहीं करे। इन्होंने चेंजेस करे और शायद ठीक ठाक टाइम पे भी करे, थोड़ा लेट ज़रूर हो गया, लेकिन करे चेंजेस। तो यहाँ पर एक मिथ टूटता है। अच्छा, स्टीफन एडोब क्या बोलते हैं? स्टीफन एडोब यहाँ पर बोलते हैं कि आप एक बिल्डिंग के अंदर हो, इस पर लग रखी है भैया आग, इस बिल्डिंग में लग रखी है आग, यहाँ पर पूरी है रिवर। तो भैया अब आपको यहाँ से कूदना पड़ेगा रिवर के अंदर, आपको बिल्डिंग से रिवर के अंदर कूदना पड़ेगा। बट अब रिवर भैया बहती है, बात करते हैं यहाँ पर रिवर कैसे बहती है। भैया रिवर आपकी भैया इस तरीके से बह रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सैमसंग, मोटरोला, शाओमी अलग अलग फ़ोन इस तरफ जा रहे हैं, एंड्रॉयड को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आपने जब सुना होगा स्टीफन एडोब आ गए, आपको लगा होगा भैया ये कुछ चेंज करेंगे, उनकी स्पीच भी आ गई है भैया क्या कि हमें चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन अब क्या करते हैं, जलती हुई बिल्डिंग की छलांग तो लगाते हैं, चेंजेस करते तो है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि भैया ये गलत चेंजेस करते हैं। ये नदी में छलांग लगाते तो है, लेकिन गलत डायरेक्शन में लगाते हैं, कि भैया इस डायरेक्शन में घूमते हैं। और यहाँ पर एक क्या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं? माइक्रोसॉफ्ट। अब पहली बात ये कि एंड्रॉयड माइक्रोसॉफ्ट से बहुत अच्छा है। माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉयड के मुकाबले में फ़ोन्स के अंदर वह कंपेटिबल था ही नहीं। तो उन्होंने चेंजेस करे, लेकिन गलत चेंजेस करे। ठीक है भैया। उन्होंने अब उनका मेन आइडिया क्या था कि भैया मैं एंड्रॉयड ले लूँगा, माइक्रोसॉफ्ट लूँगा। क्यों उन्होंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि भैया पहली बात तो ये खुद माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हेड थे। उनका ये मानना था कि भैया वो माइक्रोसॉफ्ट को नोकिया के अंदर लाएंगे, फिर नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इमर्ज कराएंगे, शिफ्ट करेंगे, मर्ज कराएंगे, एंड फिर वो खुद माइक्रोसॉफ्ट के CEO बन जाएंगे। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये कि उन्होंने बोला कि भैया हम भीड़ के साथ नहीं जाएंगे, हम अलग से रास्ते में रहेंगे। ये बात सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन शायद प्रैक्टिकली यहाँ पर इम्पॉसिबल थी, क्योंकि उन्होंने पहली बात तो माइक्रोसॉफ्ट लिया जो कि बेकार OS था। एंड्रॉयड यहाँ पर बहुत सही चल रहा था, पूरा एंड्रॉयड ने अपना इकोसिस्टम बना कर रख रखा था, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल था। अच्छा, अब हल्की सी बात करते हैं भैया कि हमने इतनी बात करी, तो मेन हमें क्या प्रॉब्लम नोकिया ने फेस करी, प्रॉब्लम क्या क्या थी, बात करते हैं अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ नोकिया इन अ शॉर्ट। तो भैया सबसे पहली प्रॉब्लम क्या कि भैया स्लो थे थोड़े से डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो भैया बहुत स्लो डिसीजन आ रहे थे। सेकंड क्या भैया, सेकंड आपका ये था कि भैया सिम्बियन OS को छोड़ ही नहीं रहे थे। थर्ड क्या भैया, एंड्रॉयड को रिजेक्ट कर दिया। फोर्थ क्या भैया, सैमसंग एंड आईफोन का खतरा ये देख ही नहीं पाए। फिफ्थ क्या भैया, ये कंपटीशन को नहीं झेल पाए। सिक्स्थ क्या भैया, एंड्रॉयड इकोसिस्टम बन गया था, उसमें ये इन्होंने अडॉप्ट नहीं करा। ये चल रहा था भैया क्या क्या प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी। अच्छा, थोड़ी बात करते हैं स्टीफन एडोब के बारे में। देखो, स्टीफन एडोब ने इसी समय पे क्या बोला था कि उनकी एक स्पीच बॉडी फेमस है, बर्निंग प्लेटफॉर्म, तो बर्निंग मेल, बर्निंग स्पीच, अगर आप सर्च करोगे आपको पता लगेगा। इस मेल के अंदर उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था कि नोकिया अब एक बर्निंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, यानी कि भैया हर जगह आग है और यहाँ पर नोकिया को चेंजेस लाने पड़ेंगे, नोकिया को प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा।
और ये जो मेल थी जो उन्होंने सारे वर्कर्स को भेजी थी वो हो गई थी लीक। एंड जब ये बर्निंग प्लेटफॉर्म वाली ईमेल लीक हो गई थी तो भैया सारे के सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। एंड यहाँ पर नोकिया कंपनी डूब गई थी। इसी वक्त भैया 2013 के अंदर नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा खरीद ली गई थी। कितने के अंदर भैया? 7.2 बिलियन डॉलर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को 7.2 बिलियन डॉलर में खरीद लिया था। उनका रीज़न क्या था नोकिया को खरीदने का? उन्होंने कहा कि भैया हमारा सॉफ्टवेयर है, उनका हार्डवेयर है, हम धमाल मचा देंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि भैया नोकिया के पास क्या कोई अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं? ऐसा बिल्कुल गलत है। उनके पास एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था, उनके पास मी गो था। ये बेहतरीन था, इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स थे, इसके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, इसके आउटस्टैंडिंग रेटिंग्स थी। मगर इसको अडेप्ट क्यों नहीं करा गया था? क्योंकि स्टीफन एलॉप नहीं चाहते थे कि ये नोकिया के साथ जुड़े, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट को जोड़ना चाहते थे और माइक्रोसॉफ्ट के CEO बनना चाहते थे। अगर आपने नोटिस करा होगा कि मैंने यहाँ पर जब ये नोकिया के स्टोरी लिखा तो यहाँ पर ये एक मैंने एरो बनाए थे। इसका रीज़न अब समझाता हूँ। देखो, मैंने सबसे पहला एरो बनाया था ऊपर की तरफ, एंड द राइज ऑफ नोकिया। मगर फिर हुआ था नोकिया का डाउनफॉल। द डाउनफॉल ऑफ नोकिया। मगर क्या कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं। अब होता है भैया द कमबैक ऑफ नोकिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि भैया नोकिया कमबैक कर चुका है एंड आगे जाकर के ये बहुत बड़ी कंपनी बनने वाला है। क्यों? बाद में बताता हूँ यार। अब राजीव सूरी को भैया नया CEO बनाया जाता है। और राजीव सूरी ने क्या करा, यहाँ पर मुझको हल्का सा समझने वाली ज़रूरत है। राजीव सूरी भैया नए CEO बने। उन्होंने NSN डिवीज़न यानी कि भैया नेटवर्क एंड सॉल्यूशन के ऊपर काम करा। तो उन्होंने नेटवर्क सॉल्यूशन के ऊपर काम करा एंड उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करा, 5G नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करा, इसके इन सबके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करा। मोबाइल फ़ोन पे उन्होंने अब ज़्यादा कंपटीशन नहीं लेके आए। उन्होंने कहा था कि अब शायद कंपनीज आ चुकी है, यहाँ पर अब सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। अब ये लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री 5G इंडस्ट्री में चले गए। अच्छा, अब क्या हुआ था भैया, एक HMD ग्लोबल नाम की एक कंपनी है। एक किसने बनाई थी भैया? एक्स नोकिया एम्प्लॉयज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यार नोकिया ने बहुत सारे ले ऑफ्स करे थे, तो यार उन्हीं एक्स नोकिया एम्प्लॉयज़ ने मिलकर के HMD ग्लोबल कंपनी को बनाया था और नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट से ख़रीदा था और इसको 10 साल के बाइंग एंड सेलिंग राइट्स को भी परचेज़ कर लिया था। यानी अब वो बना भी सकते हो और बेच भी सकते हैं। अच्छा, अब गलतियाँ क्या करी थी नोकिया ने? भैया नोकिया यहाँ पर एरोगेंट बन चुका था। तो भैया वो सोचता था कि भैया हमारे तो ब्रांड वैल्यू भयंकर है। तो भैया जो रिटेलर्स थे एंड जो आपके उनको क्या देता कि कम मार्जिन देता था, रिटेलर्स को कम मार्जिन देता था। लेकिन अब उन्होंने क्या करा, मार्जिन को रिवाइज़ करा, अच्छे मार्जिन दिए उनको, इकोसिस्टम में वापस आ गए, एंड्रॉयड लेके आ गया, फॉक्सकॉन से बनवाया अपना मोबाइल। तो क्या करा, मार्जिन दे दिया, एंड्रॉयड को अडॉप्ट करा, फॉक्सकॉन से अपना मोबाइल बनाया। अच्छी काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। अब फीडबैक को फीड फॉरवर्ड करा,
यानी जो फीडबैक उनको मिल रहे थे उनसे वो आगे बढ़ते गए। ठीक है, उन्होंने किसका यूज़ करा भैया? ओल्ड ब्रांड इक्विटी, ओल्ड ब्रांड वैल्यू, ओल्ड ब्रांड ट्रस्ट, इन्होंने इसका यूज़ करा एंड ये बन गई द कमबैक ऑफ नोकिया की कहानी। अच्छा, यहाँ पर भैया अजय मेहता की बात करते हैं। अजय मेहता भैया इंडिया के नोकिया के सीईओ, इंडिया के नोकिया के सीईओ अजय मेहता ने कहा कि भैया नोकिया के फिनोमिनल लेगेसी, ट्रस्ट वर्दीनेस, नॉस्टैल्जिया, एक्सट्रीम लॉयल्टी, रिलायबिलिटी और आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ने भैया उसके कमबैक की नींव रखी है। अब मैं आपको कह रहा था कि भैया नोकिया का भयंकर कमबैक हो चुका है एंड नोकिया अब एक भयंकर बूम करने वाली है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, आपने कंपनी का नाम सुना होगा एनवीडिया। अगर आपको पता हो तो भैया एनवीडिया जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है जब उनको उस कंपनी में कोई फ्यूचर दिख रहा हो। और अभी रिसेंटली भैया एनवीडिया ने $1 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं नोकिया के अंदर। तो ये दिखाता है कि शायद नोकिया नेक्स्ट बिग थिंग बन सकता है, उनका कमबैक भयंकर तरीके से हो सकता है। एंड कमबैक किस चीज़ में होगा? 5G नेटवर्क्स में होगा, टेलीकॉम इंडस्ट्री में होगा, शायद स्मार्टफोन्स में नहीं। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि भैया हमने क्या क्या लेसन्स सीखे इस नोकिया के स्टोरी से। तो भैया हमने सीखा कि यार मार्केट लीडर होना फ्यूचर सक्सेस को गारंटी नहीं करता। आप अभी टॉप पर हो, अभी आप मार्केट के लीडर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले 20 साल तक भी मार्केट के टॉप पर ही रहोगे, सक्सेस की सीधे चढ़ते रहोगे। सेकेंड चीज़, टेक्नोलॉजी चेंज इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनको टेक्नोलॉजी चेंज को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए था एंड जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। कस्टमर नीड्स को भैया हमें समझना चाहिए, उस पर जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एंड एक और चीज़ की भी कस्टमर की नीड बदलती भी रहती है। नेक्स्ट, पास्ट सक्सेस फ्यूचर सक्सेस नहीं होती। यानी अगर आप पहले सक्सेसफुल हो गए तो उसका मतलब ये नहीं कि भैया बाद में भी सक्सेसफुल ही रहोगे, आपको कंटिन्यूस वर्क करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो कंक्लूज़न की बात करते हुए हमें समझना पड़ेगा कि यार नोकिया की कहानी केवल टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये एडप्टेबिलिटी की कहानी है। ठीक है, अच्छा अब तो मैं एक बढ़िया सी समरी दे देता हूँ कि भैया क्या क्या हमने सीखा है इस पूरी केस स्टडी के अंदर। देखो यार, हमने देखा कि यार एक कैसे एक पेपर फैक्ट्री, रबर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री पर राज करती है, लेकिन फिर से गिर जाती है और फिर से कमबैक भी करती है। हमने देखा कि कैसे नोकिया ने मॉडिफिकेशंस करे बट आईफोन एंड एंड्रॉयड से कम्पीट नहीं कर पाए, उनके कॉम्पिटिशन को इग्नोर करा, एंड्रॉयड से अडॉप्ट नहीं करा, सिम्बियन iOS से चिपके रहे वो। हमने फिर देखा राइज ऑफ नोकिया एंड नोकिया अब एक ग्लोबल जायंट बनने की रेस में बहुत आगे पहुंच चुका है, क्योंकि अब वो 5G नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन पे फोकस कर रही है। अच्छा, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यार अगर मैं CEO होता नोकिया कंपनी का तो मैं क्या करता ऐसा ताकि नोकिया के कभी ऐसे बुरे दिन आते ही नहीं। यार सबसे पहली चीज़ तो यार सबसे मेन चीज़ यही कि मैं सिम्बियन OS से चिपका नहीं रहता, मैं एंड्रॉयड पर अडेप्ट करता। लेकिन केवल एंड्रॉयड पर अडेप्ट करना नहीं सही था, मैं रेगुलर चेंजेस लेके आता, कस्टमर की नीड को समझता, उस पर रिस्पॉन्ड करता और मैं कुछ नई इनोवेशंस भी ट्राई करता। मैं R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट भी करता। जैसे कि एक मीगो मैंने आपको बताया था, OS है मीगो, मैं उनमें भी इन्वेस्ट करता, उन पर भी कुछ ट्राई करके देखता। शायद मैं फेल होता, लेकिन अगर सक्सेसफुल होता तो शायद वो एंड्रॉयड से भी बड़ा OS निकल के आता।
यार मैं डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी करता, मैं फास्टर इनोवेशन टीम बनवाता एंड मैं डेवलपर को अट्रैक्ट करता कि ताकि वो हमारे OS पर ऐप्स बना सके। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। मुझे बताइएगा ज़रूर आपको एक केस स्टडी कैसे लगी कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड अगली केस स्टडी किस ऐप पर चाहिए, सॉरी किस कंपनी पर चाहिए, ये मुझे ज़रूर बताना। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय, जय हिंद।